जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैंसर है। लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में हम पहले सुनते थे और रोंगटे खड़े हो जाते थे, हम बहुत डर जाते थे। अभी भी ऑफ कोर्स ये किसी के लिए भी गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे इलाज आ गए हैं। अगर आप सही स्टेज पर डॉक्टर के पास जाएँ तो बहुत मुमकिन है कि आप एक अच्छी ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, ऑफ कोर्स एनुअल चेकअप इंक्लूडेड। आज हम इस बारे में बात करेंगे और हमारे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसे हमारे पास गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी ही लॉस्ट हिज वाइफ ड्यू टू कैंसर। क्या जर्नी रही उनकी, किस स्टेज पे वो गई, जो भी चीज़ें वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें और ज़्यादा एम्पैथी डेवलप होगी उसके लिए, और हो सकता है कि हम उन चीज़ों का ख्याल शायद अपनी ज़िंदगी में रखें जिनके बारे में हम अमूमन नहीं सोचते। इसके साथ साथ जो दूसरी हमारी गेस्ट हैं, मैं वेलकम करना चाहती हूँ सबसे पहले डॉक्टर ज़ुबैदा काजी को, जो कि रेडियोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन शी इज़ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट। ये 3 साल से काम कर रहा है कैंसर जैसी बीमारी के अगेंस्ट ख़वातीन के लिए, और ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पिंक कैंसर कह रही हूँ, पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट के बारे में जो है वो हम आपसे जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये मदद करता है लोगों की। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज हुसैन, जो कि वैसे तो एक आर्किटेक्ट हैं। आज हम इनसे बात कर रहे हैं उस जर्नी के बारे में जिसमें इन्होंने अपनी वाइफ को खोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज, अगर हम स्टार्ट करें इस बात से कि बैक पे चलते हैं, जब सब कुछ आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल था, सो थोड़ा सा बताना चाहेंगे अबाउट योर जर्नी। सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ऑफिस चल रहा था, बच्चे थे, 2 बेटे हैं मेरे, उनके साथ हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तो सडनली उसको बुखार होना शुरू हुआ। उसके बाद हम समझे कि नॉर्मल बुखार है, तो हमने जनरल फिजिशियन को दिखा दिया। उसने दवाइयाँ दी, कुछ दिन दवाइयाँ खाई, बुखार टेम्प्रेरी तौर पे मेंटेन रहा। उसके बाद फिर दोबारा से जैसे मेडिसिन ख़त्म हुई फिर बुखार होना शुरू हो गया। फिर हम दोबारा गए जनरल फिजिशियन के पास, उसको दिखाया था। उसके मीनवाइल जो है ना, वो बुखार के साथ उसकी बोन्स में बहुत पेन होता था। तो हम फिर वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि जी हम कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। तो टाइफाइड की उन्होंने दवाइयाँ उस टाइम दे दी थी कि उनको माइट भी पॉसिबल कि उनको लग रहा था कि टाइफाइड है। तो उन्होंने टाइफाइड की दवा दे दी। हम दवा लेके ब्लड टेस्ट करके हम वापस आ गए। एक दिन हमने मेडिकेशन ली तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ हुआ, पेन कम था, बुखार कम था, तो बेहतर फील कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब ब्लड रिपोर्ट आई तो हम गए डॉक्टर के पास, जाके उसको दिखाया। तो उसमें उस वक्त तो खैर मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। अब मुझे सारी चीज़ें पता लग गई। तो उसमें ब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो वाइट्स WBCs होते हैं, वो बहुत हाई आए थे उसके। तो उनको ये लगा कि शायद लोकल ब्लड टेस्ट की वो थी, लैब थी, तो आप आगा खान से करा लें दोबारा। तो फिर हम आगा खान चले गए, हमने आगा खान से ब्लड टेस्ट कराया, फिर हम घर आ गए। उसके बाद फिर सुबह मैं ऑफिस चला गया। तो सुबह कोई 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब वाइफ की मुझे कॉल आई कि बागान से कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं, तो आप जो है ना फ़ौरन कंसल्ट करें हमसे। खैर फिर हम लोगों ने उसी ने अपॉइंटमेंट ले लिया था। फिर हम शाम में आगा खान चले गए। वहाँ हम वेटिंग कर रहे थे तो उससे बैठा नहीं जा रहा था, उसकी बॉडी में पेन बहुत था। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, उसमें एज यूजुअल 60% ब्लास्ट सेल्स थे, जो कि बहुत हाई रेट पे था कैंसर की। तो उन्होंने बोला कि हम बोन मैरो करेंगे। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार बोन मैरो इतना सडन क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या। और सॉरी, इस बुखार को कितना अरसा हुआ था, कितने अरसे से उनको बुखार था? 15-20 दिन से चल रहा था बुखार। लेकिन ऑन एंड ऑफ हो रहा था, कभी दवा खा के सही हो जाता था। हम तो जर्नली बुखार को इसी तरह से ट्रीट करते हैं ना नॉर्मली, तो वो इतना ज़्यादा क्या शॉकिंग नहीं था कि बुखार है, इट्स नॉर्मल। तो जब हम आगा खान गए, वहाँ उन्होंने बोला कि बोन मैरो होगा, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा डरा घबराया। तो उस वक्त मैं एक हॉस्पिटल कर रहा था जो कि NIBD में डॉक्टर साकिब होते थे, उनका हॉस्पिटल था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्होंने गुलशन में किया बनाया, वो मैं डिज़ाइन कर रहा था उस वक्त। तो उनसे मेरी इंटरेक्शन रहती थी, ऑन साइड मिलते रहते थे, तो मुझे पता था कि वो भी हेमेटोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने, उनकी एक NGO है उमैर सना फाउंडेशन, गुलशन चौरंगी पे थी। उस ज़माने में उनके पास लैब्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम वहाँ आ जाओ फ़ौरन। मैं वहाँ गया, उन्होंने वाइफ का मेरा ब्लड सैंपल लिया, उन्होंने टेस्ट किया, तब तक बैठ के बातें करते रहे। तो काफ़ी देर के बाद जब रिज़ल्ट आया, कोई 15-20 आधे घंटे के बाद शायद रिज़ल्ट आ गया था, तो उन्होंने फिर मुझे अलग बुलाया कि यार कुछ ब्लड की कोई डिजीज़ है। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था क्या हो रहा। और ये कितने अर्से पहले की बात है? ये जुलाई 2017। 2017, ठीक है, सही।
तो फिर ब्लास्ट सेल, उसमें जब ब्लड सेल सही नहीं आए तो उन्होंने मुझे बोला शहबाज ब्लड का, उन्होंने उस वक्त मुझे क्लियर नहीं बताया क्योंकि जो वर्ड है कैंसर वो इटसेल्फ इतना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बोला यार ब्लड की कोई डिजीज़ हो गई है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, ये तो मैं बता दूं मैं, तुम तैयारी कर लो इन सारी चीज़ों की। तो उस वक्त तक भी हमें नहीं पता था। सही। खैर फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा आगा खान जाऊँ, NIBD जाऊँ, कहाँ ट्रीटमेंट कराने जाऊँ। तो उन्होंने बोला यार हमारे और आगा खान के पैसों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ताहिर शमसी उस वक्त माशाल्लाह ज़िंदा थे। तो उन्होंने ताहिर साहब होते हैं, ताहिर साहब इज़ एक्सपर्ट इन ब्लड डिजीज़ में, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं वो थे। तो उन्होंने बोला यार तुम मेरे पास आ जाओ तो तुम्हें यहाँ मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल अच्छा दे दूंगा, तुम्हारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होंगी। आगा खान इतना बड़ा स्केल है तो मैं थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा। दूसरा आगा खान की कॉस्ट में और NIBD की कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क था। खैर फिर मैंने एडमिट करा दिया उसको। एडमिट कराया, उस वक्त तक हमें नहीं पता कैंसर हुआ है। फिर वाइफ वक्त तक नहीं पता था। वाइफ जब एडमिट हो गई तो डॉक्टर साकिब के साथ, जो जूनियर डॉक्टर्स नॉर्मली विजिट्स पे जूनियर डॉक्टर साथ चलते हैं, तो उन्होंने आके बोला, अब वाइफ मेरी आर्किटेक्ट थी तो वो भी माशाल्लाह से बहुत क्या कह सकते हैं, वो अप टू डेट रहती थी चीज़ों में, तो वो फ़ौरन चीज़ें ग्रैब कर लेती थी। तो उन्होंने बोला कि ये ALL की पेशेंट है। उसने उसी वक्त फ़ोन निकाला, ALL सर्च किया, आ गया सामने। उस वक्त मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो इन्होंने खैर बेसिक एक रूटीन चेकअप वैकअप हुआ। फिर डिटेल रिपोर्ट्स होना शुरू हुई, ब्लड डिजीज़ की सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, चीज़ें हुई। तो फिर पता लगा कि जी T सेल का कैंसर है। अच्छा, जब तक मेरी वाइफ को कैंसर नहीं हुआ था उस वक्त तक मुझे लगता था ब्लड कैंसर एक ही ब्लड कैंसर होता है। सही। उसमें कितनी टाइप्स होती हैं, AML क्या होता है, ALL क्या होता है, ALLB क्या होता है, ALLT क्या होता है, तो मल्टीपल टाइप्स हैं ब्लड कैंसर की भी। सही। तो वो जो उसको कैंसर था, वो डिफेंसिव सिस्टम, जो WBCs आपके वाइट सेल्स होते हैं जो बॉडी को डिफेंस देते हैं, पूरा बॉडी की फौज है बेसिकली, वो फौज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैंसर हो गया था उसको। तो जो वाइट सेल्स बन रहे थे वो बन ही कैंसर सेल्स रहे थे। और उनकी एज क्या थी अगर आपको? उस वक्त थी वो 32 ईयर्स की। 32 ईयर्स की थी। अच्छा, उसके बाद जब ये इलाज आपने स्टार्ट किया तो क्या ये इलाज स्टार्ट हो गया, कहीं किसी हॉस्पिटल जाके कोई एडमिट हुई कि क्या इलाज का क्या सिस्टम? इलाज ये हुआ कि हम कीमो होती है बेसिकली, ये तो सबको पता ही है कि कैंसर में कीमो होती है, लेकिन जो टाइप ऑफ कैंसर था वो बहुत रेयर था। ठीक है। बहुत सारे कैंसर्स की बाहर जो है वो स्टेम सेल्स एक टाइप होती है, उससे सोल्यूशन निकल आया है, लोग बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लेकिन वो मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड कैंसर के टाइप्स हैं, तो अभी रिसर्च चल रही है। तो T सेल जो है बहुत रेयर है, उसकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। इंग्लैंड में हमने पता कराया था, डॉक्टर साकिब खुद इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, वहाँ हमने कम्युनिकेट किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई भी पर्टिकुलर इलाज मिल नहीं पाया। और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स नहीं था, दैट्स व्हाई आपने, पाकिस्तान में तो बहुत ही रेयर था। फिर जो मेडिकेशन है वो T सेल्स की इतनी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। तो जब हम NIBD में एडमिट हुए उस वक्त उन्होंने कीमो लगाई, मेडिकेशन हुई। फिर हम, जाहिर सी बात है, जब कीमो लगती है तो सारे आपके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके बाल गिर जाते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, आपके डिफेंसिव सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर आपको आइसोलेशन में रखते हैं। एक कमरा था, उसके अंदर मैं भी मास्क पहन के, वो जो हेड कवर करके, पूरा एक एप्रन पहन के जाता था अंदर। वो अंदर होती थी, उसको कीमो चलती थी। तो कीमो को एक टाइम होता है कि कीमो लगने के बाद बॉडी रिकवर करती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। जिन लोगों की बॉडी रिकवर नहीं करती है तो फिर उनको ब्लड दिया चढ़ाया जाता है, ताकि बॉडी, जैसे इंजन होता है ना, स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से वो पेट्रोल डाल के, ऑयल डाल के, कुछ चौक खींच के बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो वो एक साइकिल हुआ, पूरा एक महीने का पूरा साइकिल चला। वो तकरीबन 22 डेज़ हॉस्पिटल में रही। उसके बाद उसके सेल बनना शुरू हुए, तो फिर उन्होंने थोड़े अरसे के लिए 10 दिन 12 दिन के लिए उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि अब जाएं, घर जाएं, रेस्ट करें, क्योंकि बॉडी नॉर्मल हो गई थी, डिफेंसिव सिस्टम काम करना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा अब आप घर जा सकती हैं। और जब वो घर गई तो एनर्जाइज्ड फील कर रही थी, बेहतर फील कर रही थी या नहीं? वो उसका वज़न जो है मेरे ख्याल में शायद 33 kg हो गया था। फ्रॉम पहले कितना था? उसका था 50 kg। ओह माय गॉड। अच्छा, अब इस दरमियान आप जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका एंड क्या होगा। तो आप कौन सी ऐसी स्टेज थी जब तक आप बिल्कुल होपफुल थे कि हाँ सही है, चीज़ें सही जा रही हैं? ऑनेस्टली बताऊं, लास्ट टाइम तक ऑनेस्टली बताऊं अगर, तो कोई होप नहीं दी थी डॉक्टर्स ने। नहीं दी? पहली कीमो हुई थी,
उस वक्त डॉक्टर ने कह दिया था 15% चांस है। मैंने आपको बताया कि रेयर कैंसर था, ट्रीटमेंट था ही नहीं कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता ना, जैसे बुखार की पैनाडॉल होती है, सर के दर्द की डिस्प्रिन होती है, तो उस जो कैंसर का था उसकी पर्टिकुलर दवा थी नहीं हमारे पास। अच्छा, तो जैसे आपने कहा होप नहीं दी, तो कोई एक आप दोनों में से कौन सा वो इंसान था जो कि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, जिसने कहा कि नहीं ट्राई हम अपनी पूरी करेंगे ज़्यादा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए डॉक्टर जो है ना वो कभी भी नहीं लेंगे अपने ऊपर। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो तो एक्सपीरियंस है ना। हाँ। आप होप दे दें किसी भी पेशेंट को तो वो तो डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाएगा कि यार आपने तो मुझे कहा था कि इतने दिन जिंदा रहेगी, ऐसे क्या हुआ। तो डॉक्टर बिल्कुल क्लियर चलाते हैं चीज़ों को ताकि सब अपने इजीली अपने तरीके से चीज़ों को डील करें। तो जब पता लगा तो शौक था, बेगम को तो नहीं बताया मैंने, मैं बाहर आ गया था हॉस्पिटल से। तो दोस्त के साथ बैठ के डिस्कस करता रहा, चीज़ें सोचता रहा। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो कोई रात के 2-3 बज रहे थे, तो फिर मैं गया वापस उसके पास, हॉस्पिटल में ही थी वो। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, उसको कुछ नहीं बताया, किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की, और सिर्फ उसको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई मैंने। और होता ये रहा कि मेरे बकअप करने से, मेरे पुश करने से वो 3.5 साल खींच गई, जिस पे 15% चांस कहा था उन्होंने कि 3 महीने शायद जिंदा रहे। और ये इंसान की आई थिंक इस पे इलाज तो है ही है, अवेयरनेस है, लेकिन विल पावर बहुत मायने रखती है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सही। एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको ऑब्वियसली चाहिए, और जो नियरेस्ट लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक पुश था जिससे वो चली। मैंने बहुत चीखें सुनी उसकी, बहुत तकलीफ़ें सुनी, लेकिन वो बर्दाश्त करती गई, चलती गई। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम है हमारे पास, और ब्रेक से वापस आने के बाद हमने पहले ही सोचा हुआ था कि जब शहबाज बताएंगे इस बारे में तो इट्स डॉन्टिंग टू लिसन टू दिस, इट्स डॉन्टिंग टू हियर दिस। आई एम श्योर आप लोग भी जब सुन रहे होंगे तो अगर आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है ना तो आपको वो ख्याल आ रहा होगा दोबारा से। और हम बात करें काम की बात में कैंसर के बारे में। कल है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फेब। अच्छा, अब मैं डॉक्टर जुबैदा से पूछना चाहती हूँ कि जो आपका है पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट, प्लीज़ उसके बारे में सबसे पहले बताइए। पहले तो मैं शहबाज से कहूँगी, इसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है अपनी स्टोरीज़ को बताने के लिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक जिनको अवेयरनेस नहीं होती है चीज़ों की कि किस तरह से चीज़ों को डील करना है। एंड शी मस्ट बी लकी, इनकी वाइफ, कि उनको फैमिली सपोर्ट था जो हमारे सिनेरियो में बिल्कुल मिसिंग होता है लोगों को, और जिसकी वजह से सफरिंग्स होती हैं लोगों की। ओके, ट्रस्ट हमने बनाया था जस्ट बिफोर कोविड, हमने स्टार्ट किया था वर्किंग। मेरी जो स्पेशलिटी है वो रेडियोलॉजी में ज़रूर है, बट हम यू नो कैंसर के पेशेंट्स को डील इन अ सेंस इस तरह करते हैं, एवरीडे के बायोप्सीज़ के लिए हमारे पास ही आते हैं पेशेंट, देन उनके रेफरल्स और वो। सो स्पेशली जो मैमोग्राम की यूनिट में काम करने वाला जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने और मेरे साथ मेरे कुछ और कोलीग्स थे जिन्होंने ये फील किया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ हाई टाइम कि इतना ज़्यादा नंबर हमारे पास आ रहा है, और इन हालात में आ रहा है जहाँ पे कैंसर ट्रीटेबल है, बिल्कुल टोटली क्योरेबल है। तो व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट समथिंग टू नो पीपल कि उसको किस तरह से अर्ली डिटेक्ट करना है एंड ऑल। वो हम वहाँ पे कर रहे थे, बट दैट वाज समथिंग कि हमें लग रहा था कि सफिशिएंट नहीं है समहाउ। सो वो एक प्लेटफॉर्म बनाने का हमें कि हम अलग से प्लेटफॉर्म बनाए, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई विद फ्यू डॉक्टर्स एंड मेनी अदर पीपल, जो उसमें मिलते चले गए और बनता चला गया। तो असल मकसद ये था कि पिंक नाम जो है वो विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड इट्स वर्किंग फॉर विमेन हेल्थ बेसिकली। तो जिसमें समहाउ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में मेरा काम ज़्यादा था, तो इसलिए वो हाईलाइटेड ज़्यादा है कि हम उसको केटर ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्पाइन कैंसर और इस तरह की और चीज़ें भी हैं। हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट कैंसर, ओवरऑल विमेन हेल्थ है, बट उसमें सारे ओवरऑल कैंसर्स भी उसको हम डील करते हैं। ख़वातीन के अंदर जो कैंसर्स में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस है। और पाकिस्तान में हम देखें तो इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर है कि अगर हम दूसरे कंट्रीज से वर्ल्ड में कंपेयर करें, लेकिन हमारा डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर। सो रीज़न बिहाइंड, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें या दूसरे प्रिवेंटेबल कैंसर, यानी कैंसर का लफ्ज़ जैसे इन्होंने बताया, या कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को हम भी बताते हैं तो फैमिली आके पहले हमें कह देती है भाई पेशेंट के सामने बात ना करना, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, बट अब थोड़ी सी प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं इन अ सेंस, क्योंकि आपने भी ये बात नोट की होगी कि पेशेंट को जब
पता चलता है तो धचका जरूर होता है, लेकिन पेशेंट को पता होना इसलिए जरूरी है कि वो फिर उससे फाइट कैसे करे और उसकी विल पावर जैसे कि आप डेवलप कैसे हो। और जब आप बता देंगे तो ऑब्वियसली ये जो फैमिली सपोर्ट है, ये इमोशनल सपोर्ट है, ये उसको हेल्प करेगी उससे लड़ने में। तो हम कोशिश करते हैं कि उस स्टेज पर रहें और लोगों को एडवोकेट करें। तो कैंसर का पता चलेगा तो वो माइंड में एक बात आ जाएगी कि इट्स एंड ऑफ, मतलब ख़त्म हो गई है ज़िंदगी। तो बताने का मकसद यही है कि ठीक है, बहुत ऐसी बीमारी अच्छी बात नहीं है, ये बात, इस बात का सुनना बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन अच्छा पार्ट उसका, एक बेस्ट पार्ट उसका ये है कि कहीं ट्रीटमेंट भी मौजूद है, कहीं प्रिवेंटेबल भी है कि बचा भी जा सकता है। तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसके लिए अगर आपको पता है कि हम ये स्क्रीनिंग करा सकते हैं, चेकअप्स करा सकते हैं, वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। अच्छा, ये बचने से मैं आपसे दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। जो वैक्सीन्स का आपने कहा कि अगर हम स्पाइन कैंसर कहते हैं या कौन सा हम कैंसर कहते हैं जिसमें एक वैक्सीन या इंजेक्शन लगता है, एंड दैट इज, देखिए दैट्स द सर्वाइकल, सॉरी मैं गलत लफ्ज़ कब से इस्तेमाल कर रही हूं। सो वो एक वायरस की वजह से होता है तो उसकी वैक्सीनेशन होती है, बट वही वाली बात है कि पता हो कि कब लगनी है, टीन एज में लगती है, अर्ली एज में लगती है। कोई रूल ऑफ थंब है? हाँ बिल्कुल है कि 9 से 14 साल की जो एज है बच्चियों की, उसमें जो है वो लगनी होती है। 2 डोजेज होते हैं उसके। बट बिलीव मी और नॉट, आई थिंक 20% पॉपुलेशन को हमारे भी ये बात पता होगी कि नहीं होगी कि ऐसा होता है, एंड उसकी वजह से 70% तक प्रिवेंटेबल हो जाता है डिजीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जैसे ना बाकी डिजीजेस, टीबी है, पोलियो है, हम वैक्सीन लगा रहे हैं ना, तो ये प्रिवेंशन होती है उससे। बिल्कुल। अब ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें, उसमें स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। तो हर कैंसर के लिए इट्स वेरी, 2 चीज़ें, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन वो है कि आप उसको होने से कैसे रोकेंगे, वो क्या चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो वो ना हो कुछ हद तक, मतलब काफ़ी हद तक रिस्क कम हो जाएगा। सेकेंडरी वो है कि अगर कैंसर खुदा न खास्ता हो गया है तो उसको अर्ली कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमारे यहाँ आप सोचे भूल ही जाएं, अभी हमारी जो स्क्रीनिंग सोसाइटी है ना, बात करें मेमोग्राम, उसके अंदर लोगों को नहीं है नॉलेज। तो एडवोकेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब शोज़ में, क्योंकि ये मीडिया ऐसा है, ये वाला चैनल ऐसा है जो बहुत सारे लोग, आई मीन स्पेशली मसाला वाला जो चैनल बहुत लोग देखते हैं, तो ये दिस इज़ वर्ड ऑफ माउथ, जिससे एडवोकेसी बहुत अच्छी होती है। पता चलना, ज़्यादा लोगों को एकदम से पता चले कि भाई ये प्रिवेंटेबल चीज़ है, ये क्योरेबल चीज़ है, ट्रीटमेंट मौजूद है, तो आप बिल्कुल हार नहीं मान जाना कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता तो हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए, ताकि वो सपोर्ट मिल सके। बिकॉज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एवरीडे, उसमें में अकेले आ रहा होता है मरीज़। जब आप ये स्टोरी तो इतनी ड्रेडफुल, मैं आपके लिए आई एम श्योर कि ये पर्सनल बेसिस पे बहुत है, लेकिन आप कभी हमारे पास आएँ तो आप ऐसी स्टोरीज देखेंगे कि आपको लगेगा कि मेरा दुख शायद बहुत, और आप मतलब दुख, आई डोंट से कि वो नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे, एंड इट्स वेरी सैड कि मैं ये बात भी कह रही हूँ कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के स्पेशली डिवोर्स भी हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। शी वाज लकी कि शी हैज, बिल्कुल। जब मैं IBD गया था और डॉक्टर्स आते थे, देखते थे, तो एक फीमेल डॉक्टर थी, डॉक्टर उज़मा नाम था उनका, तो वो मेरी वाइफ को बोल के गई कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारे सर पे खड़ा रहता है, वरना हमने यहाँ देखा है कि लोग छोड़ते हैं, बच्चे नानी के घर छोड़ते हैं और चले जाते। बिल्कुल। तो शहबाज, ये जो टाइम आपने गुजारा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी बीमारी वाला टाइम होता है हस्बैंड वाइफ का, ये उस बॉन्ड को और ज़्यादा पुख्ता करता है? जब वो नॉर्मली बुखार होता था, कभी नज़ला वज़ला होता था, तो मुझे कहती थी तुम्हें, मुझे अगर कोई बड़ी बीमारी होगी ना तुम तो मुझे छोड़ के भाग जाओगे, वैसी मजाक में कहती थी वो मुझसे ना। तो वो क्योंकि उसको लगता था कि मैं चिढ़ता हूँ कि वो बुखार हो जाता है, ये हो जाता है, वो एक होता है नॉर्मल रूटीन होता है, चीज़ें होती हैं, आप अपनी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। लेकिन जब वक्त आया तो फिर उसने भी देखा, सबने देखा कि क्या हुआ। वही जो है ना, वो इम्तिहान होता है किसी भी रिश्ते का, किसी भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक फैमिली सपोर्ट, एक अल्लाह की सपोर्ट, वो दो चीजें, और उसकी विल पावर जाहिर है, उसको मैं मुसलसल जब वो डिमोरलाइज, ही वाज राइट कि उनका सर्वाइवल रेट अगर थोड़ा जो बढ़ा, ऑब्वियसली देखिए डॉक्टर एक साइंटिफिक उस पर चल रहे होते हैं, जो उनको दिख रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट जो ऊपर बैठा है ना, उसने आपको, उसको जो टाइम आपको दिया है उतना आपको जीना है, राइट? तो वो वी डोंट नो, तो हम अपने हिसाब से ऑब्वियसली वो बता देते हैं कि भाई इतना टाइम होगा, बट वी हैव सीन पेशेंट्स के वो कितना सर्वाइवल रेट उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे होती है, वहाँ कम भी हो जाता है। बिल्कुल। तो वो तो ये सपोर्ट और विल पावर ने डेफिनेटली उनकी क्वालिटी, आप तो खैर प्रोफेशन है तो आपने तो देखा ही है। मैं जितना टाइम हॉस्पिटल्स में रहा, आप यकीन करें, कुछ पेशेंट आए, AML का एक पेशेंट था,
जो बेहतरीन रिकवर करा था मेरी वाइफ के साथ ही, और मेरे एक दोस्त के साला था वो, और बिल्कुल सही था, सब कुछ सही चल रहा था, वो रिकवर हो रहा था, और सडनली एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो बचा रहा ऑन द स्पॉट, उसकी कमरे में ही डेथ हो गई, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वो लोग। तो ये प्रिवेंशन वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों को पता होना, जिसमें में जो भी ये स्क्रीनिंग है, ये सारी चीज़ें, बट उसमें लाइफस्टाइल जो है ना एक बहुत बताएं, लाइफस्टाइल में आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर की तरफ लेकर जा सकती हैं, जिनसे बचा जा सकता है। देखिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें। मेल्स के अंदर हमारे पास ओरल कैंसर, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, और लंग कैंसर, ये लीडिंग है बिल्कुल। और ओरल का सबसे बड़ा रीजन हमारे एशिया में वो जो पान या गुटखा जो ये रख के बैठ जाते हैं, और उसके बाद जब वो आपके पास आते हैं ना, यू कांट जस्ट इमेजिन, आप किसी काबिल ही नहीं है, आप मुंह खोल नहीं सकते, खाना पीना दूर की बात है, बहुत पेनफुल होता है वो, और बहुत यंग पेशेंट आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ हमारे यहाँ आप जब वो देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे कैंसर की वर्ल्ड वाइड, तो आपको ओरल और एसोफेजियल कैंसर मिलेंगे ही नहीं। जो हमारे यहाँ टॉप पे हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे ही नहीं। तो ये बड़ा सैड पार्ट है। तो ये चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ही है ना ये, कि आप इन चीज़ों के ऊपर से बचें। बिल्कुल, आप उसके पैक पे इतनी स्केरी पिक्चर बनी हुई होती है, फिर जानते हैं तो फिर भी आप अपने आप को उस तरफ इंडल्ज करें, तो इट्स सैड। तो ये चीज़ें प्रिवेंशन में ही आती हैं, और एक कैंसर जैसी बीमारी से ही आपको बचा रही होती हैं। फिर एसोफेजियल कैंसर है, वो भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से, स्मोकिंग है, ये वाली सारी जो हैबिट्स हैं, और फिर जो डाइट है हमारी, उसमें लो फाइबर हाई फैट वाली डाइट है, जो कि पूरी ओरल से लेकर जो कोलोरेक्टल आंतों वाली जितनी कैंसर और बीमारियां हैं उसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में डाइट को बैलेंस करना, चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइबर बढ़ाना है हमें, ठीक है, और बाकी चीज़ों को, फैट्स को कट डाउन करना है। वो गोश्त में नहीं होता ना, तो हम कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे? यार देखिए, आजकल जो महंगाई का दौर है ना, मरीजों को आप, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ बेचारे वो वाले लोग आते हैं जो ये वाली बातें नहीं सुन सकते, कहते हैं कि आप बोल तो जरूर देंगे, हम कैसे इम्प्लीमेंट। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, सोचें कि जिन चीज़ों में फाइबर है वो थोड़ी सस्ती है। बिल्कुल, आपको मैं मछली, गोश्त, चिकन वो वाले खाने वाले नहीं दे रहे, आप दाल सब्जी खा रहे हैं ना, तो आपने दाल सब्जी को पे ही रहना है। बस उसके साथ ये है कि ये जो पान छालिए, ये सारी सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। इसके बाद आप जिस जगह काम करें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सराउंडिंग कैसी है, उसमें जो प्रिवेंटेबल चीज़ें होती हैं वो लोग नहीं कर रहे होते। जैसे बाज़ जगह स्मोक बहुत ज़्यादा है, फर्नेस में काम कर रहे हैं, मेटालिक फैक्ट्री है, तो मास्क लगाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ग्लव्स पहनने, जूते पहनने, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी प्रोटेक्शन का पार्ट होती हैं, जो आपको बचा रही होती हैं। दूसरा एक्सरसाइज। सो लाइफस्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज, जो हम बार बार आप हर एक से सुनते होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बेचारे तो बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन ये कैंसर प्रिवेंशन में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर भरी पड़ी है रिसर्चेस, कि आप अगर अपनी लाइफ में रोजाना डेली आधा घंटा एक्सरसाइज को शामिल कर लें, तो वो बहुत 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 और आप एक्सरसाइज कह रही हैं, लोग इतनी हमें ऐसी कॉल्स भी आती हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, आप लोग तो कह देते हैं हम जिम नहीं जा सकते। भाई वॉक, जिम नहीं, वही कह रही हूँ ना, सिर्फ आप आयशा वॉक भी, चलो वो कहते हैं कि भाई हमारे, आप बताएं कराची में हम कहाँ वॉक करें, मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, ये हो जाती है। भाई सीढ़ियाँ हैं आपके वर्क स्पेस पे, सीढ़ी है, आप 10 दफा चढ़े उतर जाएं। घर में फ्लैट में रहते हैं, वो करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके घर में इतना सारा पार्ट हिस्सा तो होगा जहाँ पर आप जो है वो स्किपिंग कर लें। बिल्कुल, आप खड़े होकर यूट्यूब की एक वीडियो, गूगल पे आप 10 चीज़ें बैठ के ड्रामे और ये सब देख रहे होते हैं, आधे घंटे की एक यूट्यूब वीडियो निकालें और आप एक्सरसाइज कर लें। मानी देयर लॉट ऑफ वेज कि आप अपने करना चाहें, बट अपने लिए आधा घंटा डेली, हफ्ते में 5 दिन ज़रूर 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 निकालें। और एक्सरसाइज इज समथिंग, जब खवातीन को कहा जाता है यार सारा दिन तो काम करते रहते हैं, उसके बाद आप कह रही हैं कि वो एक्सरसाइज भी करें, तो हम थक जाते हैं। झाड़ू पोछा, कपड़े इज नॉट एक्सरसाइज। कोई उससे कैलोरीज बर्न नहीं होती। आपकी बॉडी को पता चलना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और माइंड शुड नो कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट बढ़े, आपकी सांस फूले, आपके जिस्म में दर्द हो, दैट्स व्हाट एक्सरसाइज इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस हैं आपके जिस्म में, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वो सारी चीज़ें जो इम्बैलेंसेस हैं वो उससे बहुत बेहतर हो जाती हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। तो हम बजाय इसके कि बाद में किसी ऐसी बीमारी का शिकार हों जो आपको, और एक तो देखें इमोशनल सारी चीज़ें, फाइनेंशियल आप बिल्कुल गुजरे होंगे, और एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है कैंसर जैसी बीमारियों के लिए, या इवन आप कार्डियक इशूज़ भी ले लें तो महंगा इलाज है, हर चीज़ महंगी है। तो
उससे बचने से बेहतर है कि आप अभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आपको बाद में बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। तो बिल्कुल हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड एवरीथिंग, साथ में कैंसर जैसी बहुत सारे कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर रिसर्चेस हैं कि योगास, मेडिटेशन, दे हेल्प अ लॉट। आप इतनी अच्छी आपने यहाँ पे बात की है कि हम अमूमन कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का जो है ना वो स्ट्रेस से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इट्स ऑल साइंस, ये कहने की बात नहीं है। और योगा मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन मैं कहती हूँ हर इंसान कर सकता है। और जब आप किसी बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं तो आई एम श्योर एक ना एक आउट आपको वैसे भी चाहिए होता है। जिंदगी हर एक की जो है कुछ ना कुछ कश्मकश उसमें रहती है, राइट? अच्छा शहबाज, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह का कोई एक टाइम होता है फैमिली पे जो कि किसी लिहाज से कोई अच्छा टाइम नहीं होता, उसमें आप बने सहारा अपनी वाइफ का। आपने कहा भी था कि मैंने उनको नहीं बताया था, मैं उनके पास जाता था। सो आपने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था। आप अपना दिल हल्का किस तरह करते थे? कुछ लोग होते हैं वो कह कर करते हैं, किसी दोस्त को बता कर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर करते हैं, एक्सरसाइज कर ली। कुछ लोग पंच जो है, कहीं गुस्सा निकालना है, कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकालती है। आपके लिए वो क्या था? मैंने जितना भी टाइम गुजारा अपनी वाइफ के साथ गुजारा, मैक्सिमम टाइम, और जितनी भी चीज़ें होती थी हम दोनों बैठ के नॉर्मली डिस्कस करते थे। शायद पहले भी जब नॉर्मल शादी हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही थी तब भी हम कोई भी चीज़ पे, कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे, फैमिली में हो गया, बिजनेस में हो गया, किसी भी चीज़ में हो गया, तो वो मेरे साथ समझ ले मेरी सोलमेट जिसको कहते हैं ना वो थी। तो अंडरस्टैंड करती थी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो है वो यही होता था कि लोग आते थे, कोई कुछ बोलता था, कितने दिन जिंदा रहोगी, इस तरह की बात, डॉक्टर ने ये कह दिया। मेहमान जब आते हैं, रिश्तेदार, तो ये बातें होती हैं। अच्छा आप इस तरह से नहीं आए, उस तरह से आए, तो वो चीज़ें चल रही होती हैं उसके दिमाग में। अब वो अकेली बेड पे पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं सकती है। तो फिर मैं बैठता था, फिर हम रात भर बैठ के बातें करते थे, मैं उसको मोटिवेट करता था, चीज़ें समझाता था, पॉजिटिविटी दिखाता था। तो उससे चलते 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 चीज़ें वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। आप यकीन करें, जब उसको दूसरी कीमो लगी तो उसको GBS हो गया था। GBS जो है वो एक पैरालाइज हो जाती है बॉडी, आपका जो स्मॉल ब्रेन है वो वर्क नहीं करता, बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। तो उसका सिर्फ सर चलता था, पूरी बॉडी पैरालाइज थी। और उस टाइम भी आप उनके साथ कंप्लीटली गोद में उठा के चलता था जहाँ भी जाता था। आपका ये एक्सपीरियंस ना तो हम ऑनेस्टली समझ सकते हैं, लेकिन हम ये बात ज़रूर समझ सकते हैं कि आप वो बहुत खुशकिस्मत थी। और आप शायद खुशकिस्मत इसलिए थे क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको जो है वो आजमाइश नहीं देता। तो वो वक्त जो आपने उनके साथ गुजारा है, आई थिंक आपने तो अपनी ज़िंदगी को आखिरत से पहले ही किसी तरह से संभाल लिया। एंड आई होप आपके साथ ये हमेशा रहेगा, है ना? मुझे पर्सनली ये लगता है कि एज एन हस्बैंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सही। ये कोई अलग से आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अल्लाह मियाँ ने हिम्मत दी और मैं करता चला गया। मुझे ये लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों के लिए इस तरह से साथ खड़े रहेंगे। तो अगर डॉक्टर जो, क्योंकि ज़ाहिर डॉक्टर तो रिपोर्ट्स के ऊपर बात करता है, तो अगर वो कहता है कि जी 15% चांसेस हैं, तो वो 15% से 75% जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उसके साथ खड़े हों, उसको मोटिवेट करें, उसको पॉजिटिविटी दें, तो वो और ज़्यादा आगे तक चलेगी। 3.5 साल जिंदा रही और बस जितनी ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने लिखी थी उसकी, घर पे इंतकाल हुआ, बच्चों के साथ सो रही थी बेड पे। तो बस जो उसने बोला ना, मुझे कहती थी कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना है, बस। तो बस अल्लाह मैंने कराया। फिर वो ऐसी वो घर ही आई। रात को मैं लाया हूँ आगा खान से, और जब मैं रात को लेके निकल रहा था इमरजेंसी से, तो उसने कहा कि सर कंडीशन सही नहीं है, आप ना लेके जाएं। तो मैंने कहा यार आप बचा लेंगे? तो डॉक्टर मेरी शक्ल देख रहा। मैंने कहा मुझे पता है नहीं है, उसको भी पता है कि नहीं है। वो सब चीज़ें अपडेट होती थी उसको सब पता होता था, आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, अब कैसी कंडीशन है। बहुत सारी चीज़ें तो वो मुझे बताती ही नहीं थी, जो कि मुझे उसके जाने के बाद पता लगा कि ज़ाहिर बातें होती है ना, तो आपको उस वक्त समझ नहीं आती हैं। तो बाद में जब आप सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो बताना जाने वाले को कहते हैं पता होता है। exactly. बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका। एंड आसान नहीं होता इस तरह की कोई बात जो है वो टीवी पे शेयर करना, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे ये ज़रूर सीखा होगा फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है, एक दूसरे को उस वक्त साथ देना। अल्लाह ताला को पता है क्या होने वाला है, लेकिन जब तक वो इंसान आपके साथ है उसका साथ देना जो है ना, दिस इज़ बेयर मिनिमम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैदा, थैंक यू सो मच। जैसे कि डॉक्टर ज़ुबैदा ने भी कहा कि अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना जो है वो आपके बस में है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, लाइफस्टाइल को बेहतर रखना। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम है
और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो कि खिदमत खल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं और जस्टिस पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इंसाफ आखिर क्या है, ये हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।